Hello, hi guys. Welcome back to the Unit 3 of PT 365 of Environment. Next article देखते हैं इसमें sites, which is Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. एक बहुत ही important organization है environment के perspective से, और यूपीएससी ने भी पहले भी prelims के अंदर इस organization के ऊपर सवाल पूछा है. तो अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज ये जो साइट्स का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है उसका 19th मीटिंग अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ पनामा के अंदर. अब इस कॉन्फ्रेंस के आउटकम क्या थे वो जानने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक्स रेफर कर लेते हैं. तो ये जो साइट्स है ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स, यानी एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है जो 1963 में इसका रेजोल्यूशन जो था, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, वो अडॉप्ट किया गया था एट अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ आईयूसीएन. तो याद रखना, आईयूसीएन की जो मीटिंग थी उसके अंदर ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था. फाइनल जो एग्रीमेंट है कन्वेंशन के ऊपर ये 1973 में हुआ और ये फाइनली फोर्स में आया 1975 में. हेडक्वार्टर जो है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, तो ये पता होना चाहिए अपने को. अब मेजर एम इसका यही है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वाइल्ड एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर, इससे उनका जो सर्वाइवल है वो थ्रेटन ना हो, उसके लिए साइट्स को बनाया गया था. का जो सेक्रेटेरिएट है वो जो यूएनईपी है वो एडमिनिस्टर करता है, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही लोकेटेड है. इंडिया भी इसके अंदर एक पार्टी है, तो ये पता होना चाहिए. अब यूपीएससी ने पहले जो सवाल पूछा था, ये पहला स्टेटमेंट जो है, आप वही सवाल पूछा था यूपीएससी ने भी. ये जो साइट्स के जो भी एग्रीमेंट है उसके अंदर जितने भी टर्म्स है वो लीगली बाइंडिंग है पार्टीज़ के ऊपर, लेकिन वो नेशनल लॉ की जगह नहीं लेता. तो ये वन ऑफ द स्टेटमेंट था जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर सवाल पूछा था. इसके अलावा इसके अंदर 3 अपेंडिसेस होती है, और वो 3 अपेंडिसेस के अंदर जो स्पीशीज़ होती है उनको बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रखा जाता है. तो वो थोड़ा लिस्ट हम देख लेते हैं. तो लिस्ट है अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3. अपेंडिक्स 1 सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन, अपेंडिक्स 2 मीडियम प्रोटेक्शन, और अपेंडिक्स 3 के अंदर सबसे लीस्ट प्रोटेक्शन. राइट, तो ये इनका ऑर्डर चलता है. अब स्पेसिफिकली अपेंडिक्स 1 की बात करें तो इसमें ऐसे स्पीशीज आते हैं विच आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन. तो उनके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड स्पेसिमेन में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. सिर्फ एक सिचुएशन में अलाउ कर सकते हैं, जब हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए उनका मूवमेंट करवा रहे हैं. अदरवाइज कमर्शियल पर्पज के लिए दे आर नॉट अलाउड, सो कीप इन माइंड. नेक्स्ट अपेंडिक्स 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे स्पीशीज आते हैं जो थ्रेटेंड नहीं है, मतलब उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर इतना कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन अगर ट्रेड नहीं रुका तो शायद वो थ्रेटन हो सकते हैं. तो ऐसे स्पीशीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग गोइंग एक्सटिंक्ट, उनको हम लोग जनरली अपेंडिक्स 2 के अंदर डालते हैं. और यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड हम ऑथराइज कर सकते हैं बाई ग्रांटिंग एन एक्सपोर्ट परमिट और री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट. तो याद रखना, एक्सपोर्ट जो है या जो ट्रेड है ये कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंडर ही हो सकता है, और इसके लिए कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होंगे. देन थर्ड है अपेंडिक्स 3. तो यहाँ पे जो लीस्ट प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ कह सकते हैं वो आते हैं इस लिस्ट में. तो इसमें जनरली ऐसे स्पीशीज़ आते हैं जो एटलीस्ट एक कंट्री में प्रोटेक्टेड है. तो ऐसी जो कंट्री है वो बाकी कंट्रीज़ के साथ जो साइट्स के अंदर पार्टी है उनको कंसेंसस में लाके और उनसे असिस्टेंस मांग सकती है कि ये जो सर्टेन स्पीशीज़ है जिसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसका ट्रेड ना हो. तो ये अपेंडिक्स 3 के अंदर जो स्पीशीज़ आते हैं उनके साथ लागू होता है रूल. और यहाँ पे हम स्पेसिमेंट्स का जो या जो स्पीशीज़ का जो ट्रेड है वो अलाउ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि सर्टेन परमिट्स और सर्टिफिकेट इसके लिए अवेलेबल हो. तो ये 3 अपेंडिक्स डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के हिसाब से ऑर्डर पता होना चाहिए. अब आते हैं ये जो आउटकम क्या थे इस कॉन्फ्रेंस के. तो इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी जो स्पीशीज़ थी लाइक शार्क्स, रे फिश, ट्रीज, एम्फीबियंस, टर्टल एक्सेट्रा, दीज वर ब्रॉट अंडर साइट प्रोटेक्शन. और एक प्रपोजल भी एक्सेप्ट किया गया कि जो सी कोकुम्बर्स है उनको अपेंडिक्स 2 के अंदर डाला जाए ऑफ दिस कन्वेंशन. तो सी कोकुम्बर्स बेसिकली इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, और इंडिया के अक्रॉस भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ है सी कोकुम्बर की. तो उनको बोला गया कि हम इन्हें अपेंडिक्स 2 में डालें. इसके अलावा इंडिया का जो इनिशिएटिव था जहाँ पे हम लोगों ने शीशम की जो क्वांटिटी है उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश किया, बिकॉज शीशम जो है एक कमर्शियल यूसेज के हिसाब से भी एक इम्पॉर्टेंट ट्री है. जो साइट का अपेंडिक्स 2 है उसके अंदर ये आता है. और इस वजह से इंडिया चाह रहा था कि ये जो साइट्स की वजह से उसका जो बिज़नेस है या जो एक्सपोर्ट है इस शीशम फर्नीचर के अंदर वो रिस्ट्रिक्ट ना हो. तो इसलिए इंडिया जो है वो क्वांटिटी को क्लैरिफाई करना चाहता था. थोड़ा शीशम के बारे में और देख लेते हैं. एक डेसिडियस ट्री है असेंडिंग अप टू अ हाइट ऑफ 25 to 30 मीटर, और नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन साउदर्न ईरान. तो कंफ्यूज मत होना, सिर्फ
इंडिया से लिमिटेड नहीं है, साउदर्न ईरान में भी मिलता है और अपेंडिक्स सेकंड में आता है। आप समझ ही सकते हो ट्रेड हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्वांटिटी की बात की थी, तो ऑटोमेटिकली ट्रेड हो रहा है। डेफिनेटली इट शुड कम अंडर अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है अपेंडिक्स 2 के अंदर आता है। इसके अलावा ये जो इंडियन रोजवुड या शीशम ट्री है, इससे बहुत ड्यूरेबल डार्क रेडिश टेबल या फर्नीचर जो है बनता है। एंड ये शीशम जो है ये स्ट्रेट ट्री भी है पंजाब का। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो अबाउट शीशम ट्री, क्योंकि इंडिया का प्रपोजल था, तो डेफिनेटली ये चीज़ पूछी जा सकती है पेपर में। इसके अलावा इंडिया के कुछ इनिशिएटिव थे, उनको अपलोड किया गया था इस साइट के अंदर। जैसे इंडिया का एक ऑपरेशन था टर्टल शील्ड, तो नाम से ही पता लग रहा है टर्ट शील्ड जो था ये बेसिकली टर्टल्स के प्रोटेक्शन को लेके था। और ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है, जो कि WPA के अंडर आता है, वो इस चीज़ को मैनेज करता है। तो उसके लिए इंडिया की जो है अपलोड किया गया था, राइट। नेक्स्ट कुछ प्रपोजल आए थे, जैसे आइवरी ट्रेड के अंदर कुछ कंट्री चाहती थी, आइवरी मतलब जो हाथी का दांत होता है, उसके अंदर ट्रेड को वापस रिवाइव करना चाह रही थी। लेकिन ये जो ट्रेड था ये डिफीट हो गया, मतलब ये जो प्रपोजल था ये डिफीट हो गया, लोगों ने वोट नहीं किया। बट इंडिया का इसमें स्टैंड थोड़ा यूनिक था, इंडिया ने अपनी जो वोटिंग है उससे एब्सटेन किया। अब तक इंडिया जो है इसको स्ट्रांगली अपोज कर था, लेकिन दिस टाइम इंडिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, तो थोड़ा सा ये यूनिक चीज़ था। तो विद दैट मूविंग ऑन, इंडिया और साइट्स का रिलेशन देख लेते हैं। तो इंडिया ने बहुत एक्सटेंसिवली साइट्स का यूज़ किया है, स्पेशली जो अपेंडिक्स थर्ड है इसका, इसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 39 टेक्सा, मतलब जो क्लासिफिकेशन है स्पीशीज़ का, उसको इंक्लूड करवाया है अपेंडिक्स थर्ड के अंदर। इसके अलावा माइक एक प्रोग्राम है विच इज़ मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। तो ये एक इंटरनेशनल कोलेबोरेशन है, और इसके अंदर जो एलिफेंट की मोर्टेलिटी का जो लेवल है, क्या कॉजेज़ है, उन सबको मॉनिटर किया जाता है। तो इंडिया की करंटली 10 साइट्स जो है वो माइक के अंडर है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं। तो ये जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ का, जो इंटरनेशनल ट्रेड है साइट्स के अंदर, तो आता ही है। अब हमारे इंडिया में जो डोमेस्टिक लॉज है वो किस तरीके से इससे टैकल करते हैं या डील करते हैं। तो एक तो WPA एक्ट सभी को पता है, वो वाइल्ड लाइफ से ही डील करता है। इसके अलावा जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है अंडर द फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992, ये भी इसके ऊपर लागू होता है अगर कोई वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ का ट्रेड होता है। फिर एक कस्टम एक्ट 1962, ये भी इसके अंदर लगता है। इसके अलावा हम PMLA भी लगता हुआ देखते हैं, जब अगर इलीगल स्मगलिंग हो रही है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ की, तो PMLA भी लग जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये थोड़ी सी डिटेल पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये जो मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है इंडिया में साइट्स के लिए, वो है डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 साइंटिफिक अथॉरिटीज़ भी लगाई हैं टू असिस्ट द साइट्स। तो इसके लिए हमारे पास इंडिया के अंदर 5 साइंटिफिक अथॉरिटीज़ हैं। फर्स्ट इज़ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कैलकाटा में, लोकेशन भी देख लेना, कई बार लोकेशन भी मैच करने को आ सकता है। तो नेक्स्ट है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये हमारा कैलकाटा में अगेन। फिर है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची के अंदर। फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में। एंड लास्टली इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, ये कोयम्बटूर में है। So this is all you need to know about the sites. Alright, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। पहला टॉपिक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। तो एज यू ऑल नो, हमारा जो WPA एक्ट था 1972 का, उसको हम लोगों ने अमेंड किया था इन 2022। आइडिया ये था कि हम बेटर मैनेज कर सके अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ को और इम्प्लीमेंट कर सके साइट्स के प्रोविज़न को इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो आगे जाने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं WPA एक्ट के बारे में। तो WPA एक्ट जो था, टोटल इसमें 6 स्केड्यूल्स थे, जो 1 से लेके 4 थे, वो सर्टेन एनिमल स्पीशीज़ के थे। फिर एक शेड्यूल 5 जो था वो वर्मिन स्पीशीज़ का था। वर्मिन स्पीशी मतलब ऐसा किसी स्पीशी अगर उसको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया तो उसको लीगली हंट किया जा सकता है या उसको लीगली मारा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वर्मिन ऐसा माना जाता है कि वो जो जनरल पॉपुलेशन है उसको हार्म पहुंचा रहे हैं। एंड लास्टली जो शेड्यूल इसमें 6 था, वो था प्रोटेक्टेड प्लांट्स के लिए। तो ये टोटल 6 शेड्यूल थे। नेक्स्ट, इसके अंदर हम लोग वाइल्ड एनिमल, बर्ड और प्लांट सभी को प्रोटेक्ट करते। इसके अलावा हम लोग कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी डिक्लेयर कर रहे थे अंडर WPA। अब वो एरियाज़ क्या हैं? दे आर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये 4 जो एरियाज़ थे इनको हम डिक्लेयर कर रहे थे अंडर द WPA।
इसके अलावा WPA के अंदर कुछ बॉडीज़ भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी, इसके अलावा एक और बॉडी है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो भी हम लोगों ने डिस्कस की। तो आप लोग अपने एंड से थोड़ा सा होमवर्क करना कि ये जो बॉडीज़ है इनके हेड कौन होते हैं, इनके चेयरमैन कौन होते हैं, ये थोड़ा पता करने की कोशिश करना। तो ये आप लोगों के पॉइंट पे होमवर्क रहेगा। आगे चलते हैं। अब क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, ये जो रीसेंट अमेंडमेंट आया है WPA के अंदर, तो उसमें सबसे पहला न्यू चैप्टर्स ऐड किए गए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट्स। तो इसके अंदर हम लोगों ने डेजिग्नेट करेंगे, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डेजिग्नेट करेगी दो अथॉरिटीज़ को। एक है मैनेजमेंट अथॉरिटी जो इशू करेगी परमिट्स और सर्टिफिकेट फॉर द ट्रेड ऑफ शेड्यूल्ड स्पेसिमेन अंडर द कन्वेंशन। तो किसी भी स्पीशीज़ का अगर ट्रेड करना है, इंडिया से लेके जाना है या इंडिया में लेके आना है, तो साइट्स के अंदर जो भी कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो परमिट्स इशू करेगा। अब एक साइंटिफिक अथॉरिटी है जो बेसिकली एडवाइस देगा जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसे, और ये जो एडवाइस रहेगी कि जो स्पेसिमेन ट्रेड हो रहा है उसका इंडिया में आने पे या इंडिया से जाने पे सर्वाइवल का एक्सिस्टेंस है वो कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, या बाकी इन्वेजिव स्पीशीज़ बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो ये सारी जो डिटेल्स है ये साइंटिफिक अथॉरिटी एडवाइस देगा मैनेजमेंट अथॉरिटी को, और उसी के बेसिस पे जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो चूज़ करेगा कि किसको परमिट देना है या किसको परमिट डिनाई करना है, राइट। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो हैं वो मैनेजमेंट अथॉरिटी यूज़ करेगा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज़, और ये जो मॉडिफिकेशन या किसी तरह का रिमूवल जो है इन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का, ये कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड रहेगा। यानी किसी स्पीशीज़ के ऊपर अगर कोई ऐसा मार्क है जो रिकग्नाइज़ किया है मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, के अलावा कुछ बेसिक चीज़ें और थी, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा शेड्यूल एनिमल के लिए फ्रॉम द मैनेजमेंट अथॉरिटी। और जैसे ये एक्ट लागू हो जाता है तो जो ब्रीडर हैं स्पीशीज़ के जो कि अपेंडिक्स 1 में आते हैं ऑफ शेड्यूल 4, तो उनके लिए लाइसेंस ज़रूरी हो जाएगा, जो कि लाइसेंस उन्हें मिलेगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। और ये लेना कितने टाइम में है, तो विद इन 90 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस अमेंडमेंट, तो उसके अंदर ये ले लेना है। नेक्स्ट, रैशनलाइज किए गए हैं स्केड्यूल को। तो पहले हमने देखा था कि 6 स्केड्यूल थे, अब 6 से हम लोगों ने केवल 4 स्केड्यूल कर दिए हैं। तो जो पहले 2 स्केड्यूल है उसके अंदर हम एनिमल स्पीशीज़ को ही रखते हैं। जो स्केड्यूल 1 है उसमें हायर प्रोटेक्शन देते हैं एनिमल स्पीशीज़ को, और जो स्केड्यूल 2 है उसमें ऐसे एनिमल स्पीशीज़ को रखा है जिनका लेवल ऑफ प्रोटेक्शन थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू स्केड्यूल 1। और फिर स्केड्यूल 3 में प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज़ आता है, एंड स्केड्यूल 4 जो है साइट्स के अंदर लिस्टेड एनिमल्स है वो उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये 4 स्केड्यूल्स रहेंगे अब नए। पहले जो वर्मिन का एक स्केड्यूल डिफरेंट था, जो हम देख रहे थे कि स्केड्यूल 5 था, वो यहाँ पे अलग से कोई स्केड्यूल नहीं रखा गया, ऑल्दो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है वर्मिन एनिमल्स को। तो करेगा कौन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा बाय अ वे ऑफ नोटिफिकेशन, तो इतना याद रखना। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ सेंचुरीज। तो जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रहता है स्टेट के अंदर, वो मैनेज करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे सेंचुरीज को अकॉर्डिंग टू अ मैनेजमेंट प्लान जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड होगा। तो ये याद रखना, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का इसमें रोल रहेगा, और एडवाइस जो है या जो गाइडलाइंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएंगी। इसके अलावा अगर ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ या जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो किसी शेड्यूल्ड एरिया के अंदर पड़ रहा है, या वहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है वो एप्लीकेबल है, यानी जहाँ पे हमें ट्राइबल्स को लैंड देनी है, तो वहाँ पे ग्राम सभा जो है उससे भी कंसल्टेशन करना ज़रूरी है। इसके अलावा एक्ट के अंदर जो पेनल्टीज़ थी उनको इंक्रीज़ किया गया, नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, एक और यूनिक चीज़ है, इसमें एग्जेम्पशन दिया गया लाइव एलिफेंट के लिए। तो जो ऐसे एलिफेंट थे जो रिलीजियस पर्पस या और किसी पर्पस के लिए यूज़ हो रहे थे, अगर उनका ओनरशिप सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कैसे मिलना चाहिए वो ओनरशिप सर्टिफिकेट, तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। नेक्स्ट, कैप्टिव एनिमल्स को सरेंडर कर सकते हैं, और सरेंडर किसको करना है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को। और जैसे वो सरेंडर करते हैं वो जो भी वाइल्ड लाइफ है दे विल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये चीज़ याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाएंगी। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ को रिलैक्सेशन मिला है, जैसे कि ग्रेजिंग, मूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक है, यूज़ ऑफ ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड वाटर बाय लोकल कम्युनिटीज़ इन द सेंचुरी, तो इनको बिना किसी परमिट के
अलाउड है ये सब एक्टिविटीज़ करना, तो ये चीज़ दिमाग में रखना। इसके अलावा कुछ और प्रोविजंस है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है इंपोर्ट, ट्रेड, पोजेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़। तो ये टर्म याद रखना, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के लिए भी गवर्नमेंट ने WPA एक्ट के अंदर प्रावधान रखे हैं। इसके अलावा स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो परमिटेड रहेगा टू कंस्टिट्यूट अ स्टैंडिंग कमिटी। So this is all you need to know about the new wildlife protection act, ठीक है, जो 2022 के अंदर आया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है चीता री इंट्रोडक्शन। तो एज यू ऑल नो, हम लोगों ने 8 चीता जो थे वो लेके आए थे फ्रॉम अफ्रीका, और उनको लाया कहाँ गया था, तो उन्हें कूनो का जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे लाया गया था अंडर द प्रोजेक्ट चीता। अब ये चीता जो है अफ्रीका से ही क्यों लाए गए थे, तो रीज़न बहुत सारे थे। एक तो इंडिया के अंदर जो एशियाटिक चीता थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इंडिया के अलावा अभी एग्जिस्टिंग जो चीताज़ हैं एशियाटिक चीताज़ वो केवल ईरान में है, लेकिन ईरान में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी जो नंबर है इनका इट्स लेस देन 100, जिसके चलते ईरान ने शायद ये चीता देने से मना कर दिया। तो फॉर दैट रीज़न हम लोगों ने अफ्रीका से चीता लेके आए, और अफ्रीका में जो चीता की पॉपुलेशन है वो काफ़ी डिसेंट है। इनफैक्ट नामीबिया जो है वो हाईएस्ट चीता पॉपुलेशन है, और वहीं से हम लोग चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया है। आगे जो नेक्स्ट फेज़ में चीता आएंगे वो साउथ अफ्रीका से आएंगे। तो ये जो अफ्रीकन चीता है दे आर कंसीडर्ड टू बी द एंसेस्टर टू ऑल अदर चीता लिनेज, राइट। और जो डाइवर्सिटी है वो भी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू एशियाटिक चीता। तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा फिजिबल था कि हम लोग अफ्रीकन चीतास को लेके आएँ। अभी जो प्रोजेक्ट चीता है इसके बारे में कुछ खास बातें हैं। पहला, यह है वर्ल्ड का एक फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन। तो पहली बार वर्ल्ड के अंदर हम जो नेचुरल हैबिटेट है उसके अंदर रीलोकेशन कर रहे हैं, राइट। ये जनरली जूज़ के अंदर तो जाते ही थे ये जानवर, बट पहली बार हम किसी इन सीटू कंजर्वेशन रिजर्व जैसे कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उन्हें इंट्रोड्यूस करें। तो पहला इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था। अब ये पार्ट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के, जो प्रोजेक्ट टाइगर है इंडिया का के अंडर। तो इसमें जो फंडिंग है ये प्रोजेक्ट टाइगर से, और जो कैंपा है हमारा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जो बेसिकली जब भी हम किसी एरिया को क्लियर करते हैं इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, किसी फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करते हैं, तो उसके लिए कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, वो सब कैंपा फंड के अंदर आता है। तो ये पैसा जो है ये चीता री इंट्रोडक्शन में काम आ रहा है। नेक्स्ट थोड़ा सा इंडिया के अंदर चीता की हिस्ट्री देखें, तो जैसे मैंने बताया 1952 के अंदर एक्सटिंक्ट हो गए थे, एंड दिस वाज द ओनली लार्ज वाइल्ड मेमेलियन स्पीशीज़। तो इतना बड़ा एक वाइल्ड मैमल जो था वो एक्सटिंक्ट इंडिया के बाद हो गया था, तो ये एकमात्र केस रहा था इंडिया के अंदर। रीजंस बहुत सारे थे, लार्ज स्केल कैप्चर था इन एनिमल्स का, स्पोर्ट्स हंटिंग में, और जो इनका जो हैबिटेट था उसका डिस्ट्रक्ट, दैट ऑल लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ चीतास। अब नोडल एजेंसी कौन है इसमें, तो हमारा जो NTC है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो इसकी नोडल एजेंसी है। तो साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो हमने देखा था देहरादून के अंदर है, इसके अलावा और भी नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज जो है उनसे टेक्निकल सपोर्ट हमें मिल रहा है। अब प्लान ये है हमारा इस प्रोजेक्ट चीता के अंदर कि हम इंट्रोड्यूस करें एटलीस्ट 50 चीता इनटू वेरियस नेशनल पार्क ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये एम है, और इसी एम के अंडर अब नेक्स्ट बैच के अंदर हम साउथ अफ्रीका से चीता लाने वाले हैं। और रिसेंटली आपने पढ़ा भी होगा, जो एक फीमेल चीता थी उन्होंने 4 कब्स को जन्म दिया, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज इसमें रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है इम्पोर्टेंट। अब आते हैं अफ्रीकन चीता के ऊपर। तो अफ्रीकन चीता जो है एक फ्लैगशिप स्पीशीज़ भी है और एक अम्ब्रेला स्पीशीज़ भी है। ये थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए फ्लैगशिप और अम्ब्रेला में डिफरेंस क्या होता है। फ्लैगशिप मतलब इसको हम एक सिंबल की तरह यूज़ कर सकते हैं कैंपेन्स या इन्वायरमेंटल कॉज के लिए, तो उस सेंस में फ्लैगशिप है। और अम्ब्रेला इस सेंस में है कि अगर इसको कंजर्व करते हैं तो बहुत सारी और स्पीशीज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाएंगे। जैसे हार्बीवोर्स हैं उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी, हार्बीवोर्स कंट्रोल में रहेंगे तो प्लांट स्पीशीज़ भी कंट्रोल में रहेंगे। So that's how the overall balance is maintained if we protect the African cheetah. Next, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है, स्पीड आप देख ही सकते हो। फिर डायूरेनल है, डायूरेनल मतलब जो हंटिंग है ये दिन में ही करते, रात में नहीं करते। और
अनलाइक अदर बिग कैट्स, तो लायन, टाइगर, लेपर्ड्स के अगर कंपैरिजन में ये जो चीता है ये रोर नहीं करते हैं। इनफैक्ट ये इनको बोलते हैं पर जो है जनरली कैट करती है, ठीक है? ये पर करते हैं। और जस्टेशन पीरियड मतलब इनका जो बच्चा है वो ऑलमोस्ट 93 डेज तक रहता है सर वूम के अंदर। इनफैक्ट यूपीएससी ने ये सवाल पूछा हुआ है एलिफेंट के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए थोड़ा जस्टेशन पीरियड वगैरह भी देख लेना। यू नेवर नो, वापस इस टाइप से रिपीट हो सकता है। अगर इनके लाइफस्टाइल की बात करें तो ये जो लाइफस्टाइल है इनका थोड़ा सा मिक्स है, मतलब सॉलिटरी भी रहते हैं और ग्रुप्स में भी रहते हैं। सॉलिटरी मतलब अकेले घूम रहे हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि ग्रुप्स में भी है। जनरली जो फीमेल होती है वो अपने कब्स के साथ ग्रुप में ही घूमती है, तो दैट्स हाउ दोनों मिक्स ही हैं। सॉलिटरी भी देखने को मिलता है और ग्रुप भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं हम लोग अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में। तो एशियाटिक जो चीता है दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड और केवल अभी ईरान के अंदर है, ये पता होना चाहिए। और अफ्रीकन जो चीता है वो वल्नरेबल है। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 के अंदर आते हैं, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इन्हें मिली हुई है। फिर लोकेशन की बात करें तो अफ्रीकन चीता जो है वो ऑलमोस्ट पूरे अफ्रीका के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट एशियाटिक चीता केवल ईरान में है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अफ्रीकन चीता जो है वो बड़ा है एशियाटिक चीता से, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। और फूड इंटेक की बात करें तो हमारा जो एशियाटिक चीता है वो थोड़ा सा मिड साइज जो प्रे होता है, जैसे चिंकारा, गज़ल, मतलब छोटे से मिड साइज के जानवर उनको मारता है। लेकिन जो अफ्रीकन चीता है उसके लिए जो डाइट है वो काफ़ी ब्रॉड है बिकॉज ऑफ बिगर हैबिटेट। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन चीता एंड एशियाटिक चीता। नेक्स्ट कुछ ये रिलेटेड न्यूज़ है बट ये हमारे काम की नहीं है, बस एक ये याद रख लेना, लोकल मैस्कॉट बनाया है, नाम है चिंटू, जो कि लोकल्स को सेंसिटाइज करेगा अबाउट द चीता कम्युनिटी। इसके अलावा चीता मित्राज भी हम लोगों ने बनाया है, सो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर ऊपर से देख लेना, ठीक है? आगे चलते हैं, ऊनो नेशनल पार्क के बारे में थोड़े से देख लेते हैं चीज़ें। तो ये जो एमपी का मैप है उसके अंदर इस रीजन में हमारा कूनो पालपुर जो नेशनल पार्क है ये पड़ता है। लाइज ऑन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, और ये क्लोज है along द बॉर्डर ऑफ राजस्थान इन द विंध्यन हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, तो विंध्यन हिल्स के अंदर पड़ता है, ये पता होना चाहिए। और ये एक तरीके से पैसेज की तरह काम करेगा टू द पन्ना टाइगर रिजर्व। एक तरफ पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, ठीक है? और इसके इस तरफ राजस्थान में हमें रणथंबोर और केला देवी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, राजस्थान में यहाँ कहीं पे आपका रणथंबोर और केला देवी जो नेशनल पार्क है वो पड़ेगा, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक रिवर है पूनो रिवर, जो एक पेरेनियल रिवर है वो फ्लो करती है इस रीजन से, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब फॉरेस्ट टाइप की बात करें तो कूनो नेशनल पार्क में नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए किस टाइप की वेजिटेशन है यहाँ पे। इसके अलावा किस टाइप के जो फ्लोरा है वो देखने को मिलती है, तो यहाँ पे ट्रीज़ हैं जैसे कड़ाई, कलाई, कैर, जनरली थोड़ा सा जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होता है वहाँ पे इस टाइप के ट्रीज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो हार्बीवोर स्पीशीज़ है जिन पे फीड कर सकता है ये चीता जो है, उसमें हमारे पास है सांबर, नीलगाय, वाइल्ड पिग, चिंकारा, चौसिंगा, ब्लैक बक। कार्निवोर्स की बात करें तो लेपर्ड, स्लॉथ बियर, स्ट्राइप्ड हाइना, ग्रे वुल्फ एंड गोल्डन जकैल एंड इंडियन फॉक्स देखने को मिलती है यहाँ पे। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द प्रोजेक्ट चीता। तो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर। तो अभी न्यूज़ में इसलिए बिकॉज हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, और इस दौरान हम लोगों ने जो टाइगर का पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर काफ़ी इंक्रीज होते हुए देखा। इनफैक्ट अगर आप नंबर्स देखोगे 2006 के अंदर हमारे पास 1411 टाइगर्स थे, वहाँ से 2018 के अंदर हमारे पास 2967 टाइगर्स हो गए, यानी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। इनफैक्ट ये TX2 करके एक इनिशिएटिव चल रहा था जिसके अंदर हम टारगेट कर रहे थे कि हम जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसे डबल कर देंगे बाय द ईयर 2022, लेकिन इंडिया ने ये जो डबलिंग का टारगेट है इसको 4 साल एडवांस में ही पूरा कर लिया, यानी 2018 में ही ये टारगेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी जो 2x2 था ये ग्लोबल इनिशिएटिव था, और सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट जिसको हम बोलते हैं, तो ये 2010 का समिट था जिसमें जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ है, मतलब जहाँ जहाँ टाइगर पाए जाते हैं उन कंट्रीज़ ने ये प्लेज लिया था कि हम लोग टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर देंगे। तो याद रखना सेंट पीटर्सबर्ग जो है समिट जो है वो टाइगर की पॉपुलेशन या टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा
हमारे पास कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड है। तो इंडिया के अंदर 14 जो टाइगर रिजर्व है उनको ये जो कैट्स है इसके अंदर एक्रीडेशन मिला हुआ है। एक्रीडेशन मतलब एक कंजर्वेशन टूल है जिसके थ्रू हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं टू मैनेज द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, तो एक बेंचमार्क की तरह काम करता है। तो ये याद रखना कैट्स और TX2 के बारे में। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो टाइगर है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 1973 से रन कर रहा है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर जो है पैसा लगाते हैं। इसमें सेंटर का जो रोल है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो इनिशियली ये जो है 9 टाइगर रिजर्व जो थे इंडिया के अंदर उसमें लॉन्च किया गया था। और अभी हमारे पास टोटल 53 टाइगर रिजर्व है कंट्री के अंदर। आगे उनको देखेंगे, या रिसेंट एडिशन हुए हैं टाइगर रिजर्व में उनको देखेंगे। नेक्स्ट टाइगर कंजर्वेशन है। ये जो टाइगर रिजर्व हम लोग बनाते हैं ये एक इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, यानी जो एग्जिस्टिंग साइट है जहाँ पे टाइगर नेचुरली पाया जाता है वहीं पे उनका कंजर्वेशन हो रहा है। ये इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। अगर उनको वहाँ से बाहर निकाल के अपने नेचुरल हैबिटेट से कहीं और कंजर्व किया जाता तो उसे XC2 बोलते हैं। अब टाइगर जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर नोडल एजेंसी कौन सी है? तो नोडल एजेंसी हमारी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी लॉ के अंडर ये बॉडी को बनाया गया। पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया इसके लिए, और ये लॉ जो है ये WPA जो एक्ट है उसके अंडर पास किया गया है। तो ये पता होना चाहिए, हम लोगों ने पहले भी देखा था ये। अब जो NTCA है इसका काम है पूरा का पूरा जो टाइगर कंजर्वेशन है उसको सुपरवाइज करना। साथ ही जो स्टेट अपना टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाते हैं उस चीज़ को अप्रूव करने का काम भी NTCA ही करता है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट फंडिंग पैटर्न की बात करूँ तो दो इसमें कंपोनेंट हो जाते हैं। एक होता है नॉन रिकरिंग आइटम, यानी ऐसी चीज़ें जिन पे हर साल खर्चा नहीं होता। ठीक है, कि कुछ ऐसे आइटम्स है जो 1-2 सालों में कभी ज़रूरत पड़ती है, 2-3 सालों में कभी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे जो स्पेंडिंग होती है उसका 60% जो है सेंटर फंड करता है, बाकी 40% स्टेट को खुद लाना पड़ता है। लेकिन ऐसे आइटम जहाँ पे रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, यानी हर साल खर्चा हो रहा है, तो वहाँ पे जो सेंटर है वो केवल 50% स्पेंडिंग देता है। तो ये थोड़ा क्लियर रखना अपने दिमाग में कि स्पेंडिंग पैटर्न में क्या डिफरेंस है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट है वहाँ पे 90% जो असिस्टेंस है वो सेंटर प्रोवाइड करता है, चाहे वो रिकरिंग हो या नॉन रिकरिंग हो, दोनों केस में। तो ये पता होना चाहिए हमें। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चल रहा है जो कि जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है और हमारे जो इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन है ये मिलके कंट्रीब्यूट करे 47.5 मिलियन यूरोस फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन एशियन कंट्रीज। ये ऑलमोस्ट 12 लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हैं कुछ एशियन कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडोनेशिया, नेपाल, म्यांमार एक्सेट्रा। तो इन कंट्रीज़ के अंदर ये पैसा दिया जा रहा है और ये एक तरीके की ग्रांट है। मतलब आपको वो लोन की तरह नहीं दिया जा रहा, वो वन टाइम ग्रांट है, आपको वापस पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और ये जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है जिसके अंदर डबल करना है टाइगर का नंबर, उसमें हेल्प कर रहा है। तो ये याद रखना, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। आगे चलते हैं, क्या अचीवमेंट्स या एक्टिविटीज़ अभी तक रहे हैं। तो हम लोगों ने 52 टाइगर रिजर्व्स अभी तक डिक्लेयर कर दिए हैं। एंड लास्ट ईयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2022 हम लोगों ने 53rd टाइगर रिजर्व जो था वो भी डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो 53rd टाइगर रिजर्व है हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये यूपी के अंदर है, चित्रकूट रीजन के अंदर। और फिर है रामगढ़ विषधारी जो 52nd टाइगर रिजर्व था, ये है राजस्थान में। तो ये भी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और साइट्स हैं जिन्हें अप्रूवल मिल चुका है टाइगर रिजर्व बनने के लिए। तो ये क्या क्या है, तो इनका लोकेशन भी थोड़ा पता होना चाहिए। पहला है सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये उड़ीसा के अंदर है। फिर है माली मधेश्वर हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कर्नाटका के अंदर है। फिर है गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में। तो लोकेशन थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है बिकॉज ये प्लेसेस न्यूज़ में रही हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक कोर बफर स्ट्रैटेजी रहती है टाइगर रिजर्व के लिए। इनफैक्ट अगर आप PYQs फॉलो कर रहे हो तो आपने ज़रूर एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, आई थिंक इट वाज इन 2020, जब पूछा गया था कि कौन से टाइगर रिजर्व का सबसे बड़ा कोर एरिया है। तो आई थिंक आंसर उसका था श्री सेलम टाइगर रिजर्व, राइट। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, आपको पता होना चाहिए कोर क्या होता है। तो कोर ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस या कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी है नहीं कर सकते आप। तो वहाँ पे एकदम कोर एनिमल के लिए रहता है वो एरिया। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो बफर है एरिया है वहाँ पे कुछ को एग्जिस्टेंस हो सकता है, कुछ एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम अलाउ कर सकते हैं।
एंड देन फ्रिंज एरिया होता है जो लास्ट में जो बचा कुचा रीजन रह गया, वहाँ पे थोड़ी और ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती है। तो अभी एनटीसी ने बैन कर दिया है न्यू कंस्ट्रक्शन इन टाइगर रिजर्व कोर एरिया, तो कोर एरिया के अंदर अब कोई नई एक्टिविटी नहीं की जा सकती। इसके अलावा एनटीसी एक फिफ्थ अभी साइकिल जो है एम स्ट्राइप्स की कंडक्ट कर रहा है। तो ये एम स्ट्राइप्स क्या है, ये बेसिकली मॉनिटरिंग सिस्टम है फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इससे बेसिकली हम क्या करते हैं, जीपीएस के साथ जियो टैग करते हैं फोटो एविडेंस ऑफ टाइगर। टाइगर की पॉपुलेशन पता लगाने के लिए एक तरीका है। इसके अलावा कैट्स भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम इमेजेस क्लिक करते हैं टाइगर्स की। तो ये पॉपुलेशन सेंसस करने में काम आता है। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन है टाइगर रिजर्व के लिए, विच इज़ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एंड इवेल्युएशन। तो याद रखना MEEE फ्रेमवर्क अगर कहीं पे आ जाता है तो इट इज़ रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है जिसे डिप्लॉय किया गया है फॉर एंटी पोचिंग ऑपरेशंस। इसके अलावा कुछ और टेक्निकल एडवांसमेंट भी हुए हैं, जैसे बर्ड एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम UAVs यानी ड्रोन्स का इस्तेमाल करें फॉर सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग। अब थोड़ा सा ये जो इंडियन टाइगर है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन टाइगर या जो रॉयल बंगाल टाइगर है, इसका स्पीशीज़ नेम है पैंथेरा टिग्रिस। IUCN स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। हमारा जो WPA एक्ट है उसके अंदर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अंदर ये टाइगर आता है। अब एज यू ऑल नो इट्स अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया और एक फ्लैगशिप स्पीशीज़ भी है। इसका हैबिटेट का बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार इसके अंदर लोकेटेड है। और जो 70% जो ग्लोबल टाइगर की पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर ही लोकेटेड है, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया में बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका जो हैबिटेट है ये रेंज करता है फ्रॉम हाई माउंटेन्स, मैनग्रूव्स जो सुंदरबन में देखने को मिलता है, ट्रॉल ग्रासलैंड, टू ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट इंक्लूडिंग द शोला फॉरेस्ट इन द साउदर्न इंडिया। सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के अंदर है, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड देन उत्तराखंड। ठीक है, तो ये 1 2 3 रैंकिंग पड़ेगी। और यूपीएससी पूछ भी लेता है कई बार, एलिफेंट के रिस्पेक्ट में पूछा तो सबसे ज़्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन कहाँ है, तो वैसे ही इस टाइप से सवाल पूछा जा सकता है, तो देख लेना कि हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश के अंदर है। अब अगेन अम्ब्रेला स्पीशीज़ भी है और साथ में कीस्टोन स्पीशीज़ भी है। तो अम्ब्रेला स्पीशीज़ तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कीस्टोन स्पीशीज़ का मतलब ऐसा है अगर ये नहीं हो तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिसरप्ट हो सकता है। तो दैट्स वाई दिस स्पीशीज़ ऑल्सो अ कीस्टोन स्पीशीज़। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये जो इंडियन टाइगर है या टाइगर इन जनरल है, ये थोड़े से सॉलिटरी एनिमल होते हैं, मतलब अकेले रहना प्रेफर करते हैं। और कंपनी अगर किसी केस में देखने को भी मिलती है तो जनरली जो फीमेल और उसके जो कब्स होते हैं उनके बीच में थोड़ी कंपनी होती है। अदरवाइज जनरली जो टाइगर है वो सॉलिटरी एनिमल है। इसके बारे में एक और ख़ास बात ये है, जो टाइगर के जो स्ट्राइप्स होते हैं दे आर लाइक द ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स। मतलब जैसे हर ह्यूमन फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, वैसे ही हर टाइगर की जो स्ट्राइप्स होती है वो यूनिक होती है और उसके लिए एक आइडेंटिफिकेशन का काम करती है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो रीसेंट एडेड टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में। तो पहला रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व था, जो हमारा 52nd टाइगर रिजर्व था, ये राजस्थान के अंदर था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व है। इससे पहले राजस्थान के पास रणथंभौर है, सरिस्का है और मुकुंदरा है। अब ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, विच इज़ बिटवीन भीलवाड़ा एंड कोटा। और ये एक तरीके से कॉरिडोर की तरह काम करेगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स के बीच में। ठीक है, तो इनके बीच में एक कॉरिडोर की तरह काम करेगा एंड टाइगर जो है वो इजीली मूव कर पाएंगे इन एरियाज़ के अंदर। अब यहाँ पे एक रिवर भी है विच इज़ कॉल्ड मेज। मेज जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, तो ये याद रखना। और फॉरेस्ट जो है वो ड्राई डेसिडियस देखने को मिलता है। बाकी और क्या स्पीशीज मिलती है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो ये यूपी का 4th टाइगर रिजर्व है। इससे पहले दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ जो है ये टाइगर रिजर्व थे ऑलरेडी यूपी के अंदर। अब ये 4th टाइगर रिजर्व रहेगा और इंडिया का सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व यही है। और लोकेटेड कहाँ है, ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और यहाँ पे भी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो ये कुछ नए रिसेंटली डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व है जिनके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो अभी सुप्रीम कोर्ट जो एक पिटिशन सुन रहा है ऑन द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैबिटेट। तो एक्चुअली बहुत सारी हाई टेंशन वायर्स जो है गुजरात और राजस्थान के अंदर जो इनका हैबिटेट है,
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वहाँ पे लोकेटेड है, और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इन तारों में उलझ कर मर जाते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिया था इन स्टेट्स को कि ये जो हाई टेंशन वायर है इनको अंडरग्राउंड कर ले। तो एक्चुअली स्टेट्स का ये बोलना था ये फिजिबल नहीं है, बिकॉज जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो हैबिटेट है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। जो रिन्यूएबल मतलब सोलर एनर्जी जो है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो ये कर पाना प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। बाकी क्या होता है डेवलपमेंट वो तो बाद में पता लगेगा, अभी के लिए बस इतना जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट के अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है। WPA जो एक्ट है उसके शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में ये है। इसके अलावा जो हमारा 22 स्पीशीज़ का एक स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम है उसके अंदर भी ये पार्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो इसको सोन चिरैया बोलते हैं मध्य प्रदेश में, गोडावन बोलते हैं राजस्थान में, एंड मालढोक बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो ये डिफरेंट रीजन्स में इसके डिफरेंट नाम हैं। तो काफ़ी हैवी बर्ड है बट इट कैन फ्लाई, तो ये पता होना चाहिए कि जो ऑस्ट्रिच जैसा लगता है लेकिन फ्लाई कर सकता है ये। इसके अलावा भी इंडिया के अंदर और भी बस्टर्ड स्पीशीज़ हैं जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसा ही लगता है। एक है लेसर फ्लोरिकन और एक बंगाल फ्लोरिकन। तो एक आप अगर इन सभी का IUCN स्टेटस देखोगे तो सभी का IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो एक थंब रूल आप ऐसा बना सकते हो कि जब भी IUCN स्टेटस पूछा जा रहा है किसी भी बस्टर्ड का तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट, हैबिटेट की बात करें तो एरिड और सेमी एरिड जो ग्रासलैंड होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट डेजर्ट टाइप का जो इकोसिस्टम है वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। और जो इरिगेटेड एरियाज होते हैं इन एरियाज के अंदर वहाँ नहीं रहते ये, ठीक है। तो थोड़ा सा सेक्लूडेड और एरिड सेमी एरिड ग्रासलैंड में आपको ये मिलेंगे। नेक्स्ट, एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये कीवर्ड देख लेना, सब कॉन्टिनेंट भी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर भी ये मिल जाते हैं, ठीक है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो पाकिस्तान में भी मिल जाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट याद रखना, अगर लेट्स से सिंपली इंडिया इंडिया लिखा हुआ है तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान में इसकी सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी है, जिसके बारे में यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर जो 2020 का जो प्रीलिम्स था उसमें सवाल भी पूछा हुआ था, ठीक है। PYQ है ये। इसके अलावा नलिया गुजरात है, वरोरा महाराष्ट्र और बेलारी कर्नाटका में भी ये देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं इसके कंजर्वेशन के लिए। तो हमारे पास है स्पीशीज़ फॉर रिकवरी प्रोग्राम, जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो चल रहा है उसके अंडर ये कंजर्व कर रहे हैं इसको। इसके अलावा जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है 2002 से लेकर 2016 में, उसके अंदर भी ये पार्ट था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आर्टिकल पे, इंडियाज 33rd एलिफेंट रिजर्व। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अप्रूवल दे दिया है तराई एलिफेंट रिजर्व एस्टैब्लिश करने का। अभी जो तराई एलिफेंट रिजर्व है ये यूपी का जो दुधवा पीलीभीत रीजन है वहाँ पे को एस्टैब्लिश किया जाएगा। और इससे पहले भी हमने कई प्रोटेक्टेड एरियाज देखे हैं ये दुधवा पीलीभीत रीजन में, जैसे कि दुधवा टाइगर रिजर्व, नेक्स्ट पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके अलावा कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का भी इसमें पार्ट आएगा, विच इज़ किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी याद रखना, ये सब जो प्रोटेक्टेड एरियाज है ये भी यूपी के अंदर ही लाई करते हैं। और ये जो तराई होता है, तराई का मतलब बेसिकली जो हिमालयाज़ हैं उसके बाद जो लैंड्स चालू होता है, जो फ्लैट लैंड जस्ट आफ्टर द माउंटेन्स, उसको हम तराई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्शेस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, और इसके लिए थोड़ा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। प्लस ये एरिया जो है नेपाल और इंडिया जो बॉर्डर है वहाँ पे ये पड़ता है। सो यहाँ पे जो बॉर्डर है वो भी पोरस है, यानी जानवर जो इंडिया की साइड से वो नेपाल की तरफ जा सकते हैं, नेपाल से इंडिया की तरफ भी आ सकते हैं। अभी ये जो तेराई एलिफेंट रिजर्व है इसमें और भी वाइल्ड स्पीशीज़ है, जैसे टाइगर एलिफेंट विच इज़ द एशियन एलिफेंट, स्वॉर्म डियर जो बारहसिंगा के नाम से जिसे हम जानते हैं, और है वन हॉर्न राइनो। टाइगंट IUCN स्टेटस आपको पता ही है, इट्स एंडेंजर्ड। एलिफेंट का भी एंडेंजर्ड ही है, टॉम डियर का वल्नरेबल है, और वन हॉर्न राइनोसोरस का वल्नरेबल है। तो ये याद रखना, ये यहाँ पे लोकेटेड है। इसके अलावा एलिफेंट के बारे में अगर हम बात करें तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। WPA प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में आता है। इससे पहले हम लोगों ने जो WPA एक्ट में अमेंडमेंट देखा था उसमें हमने ये देखा था कि एलिफेंट्स को कुछ लाइसेंसेस के अंदर रखा जा सकता है फॉर रिलीजियस पर्पसेस, ठीक है। आगे चलते हैं, एलिफेंट रिजर्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एलिफेंट रिजर्व जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी के तौर पे डिक्लेयर किया जाता है बाय द गवर्नमेंट,
जिसके अंदर हम एलिफेंट से रिलेटेड जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। राइट, तो याद रखना ये WPA वगैरह के अंडर नहीं आता है। नेक्स्ट, को जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसके अंदर हम नोटिफाई करते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट एज यू ऑल नो, हमारा ये प्रोजेक्ट था 1992 के अंदर स्टार्ट हुआ था। राइट, अभी रिसेंटली कुछ और एलिफेंट रिजर्व जिन्हें नोटिफाई किया है उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो एक है लेमरू इन छत्तीसगढ़, दूसरा है अगस्तमलाई इन तमिलनाडु। तो टोटल अभी 33 एलिफेंट रिजर्व हो गए हैं कंट्री के अंदर। और सबसे ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु और असम में है, जहाँ पे 5 हैं। दोनों स्टेट्स के अंदर 5-5 ईच है। इसके बाद केरला है और फिर उड़ीसा है, जहाँ पे 4 और 3 रिस्पेक्टिवली है। सबसे बड़ा जो एलिफेंट रिजर्व है वो मैसूर का जो एलिफेंट रिजर्व है वहाँ है, कर्नाटका में। ये पता होना चाहिए। अब एलिफेंट के बारे में कुछ बेसिक से डिटेल देख लेते हैं। ऑल्दो इफ़ यू रिमेंबर, तो जो 2020 का जो पेपर था वहाँ पे एक PYQ था स्पेसिफिकली एलिफेंट्स के बारे में। तो उसमें एलिफेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पूछी हुई थी और किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा एलिफेंट मिलते हैं। तो ऐसा एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा से ये चीज़ें भी हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो एलिफेंट्स होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट एनिमल होता है, मतलब उसको थोड़ा सोशल फैमिली बॉन्ड जो है वो भी समझ में आते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा एक खास चीज़ ये रहती है कि जनरली जो एलिफेंट्स का हर्ड होता है, मतलब एलिफेंट्स कॉलोनीज के अंदर रहते हैं, ग्रुप्स के अंदर रहते हैं। और ग्रुप्स आर बेसिकली लेड बाय ओल्डेस्ट फीमेल, तो इसलिए ये मेट्रियार्क काइंड ऑफ सेटअप है, यानी फीमेल जो है वो लीड कर रही है। फिर जेस्टेशन पीरियड, तो ये भी UPSC ने वो जो 2020 के अंदर सवाल पूछा था उसमें एक स्टेटमेंट ये भी था कि जेस्टेशन पीरियड कितना रहता है। तो 18 to 22 मंथ रहता है, विच इज़ द हाइएस्ट अमंग ऑल द मैमल्स। ठीक है, तो जेस्टेशन पीरियड मतलब बच्चा कितने समय तक जो मदर है उसके वूम्ब के अंदर रहता है, तो उसे जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हाथी का बच्चा है वो ऑलमोस्ट 18 to 20 मंथ्स, 22 मंथ्स जो है वो मदर के वूम के अंदर रहता है। ठीक है, इसके अलावा एक मस्त करके स्टेट होता है, मतलब यहाँ पे मीटिंग से पहले जो मेल्स होते हैं वो एक स्टेज के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे फिर वो थोड़े से क्रैंकी हो जाते हैं, मतलब थोड़े पागलों वाली हरकतें करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए क्या होता है ये मस्त। अब अगर स्प्रेड की बात करें तो ऑल अक्रॉस इंडिया मिलता है, चाहे फिर वो वेस्टर्न घाट्स में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाइए, सेंट्रल इंडिया में चले जाइए, सब जगह ये आपको मिलता है। एक्सेप्ट जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, राजस्थान वगैरह, वहाँ थोड़ा इसका पॉपुलेशन नहीं है। स्टेट्स की बात करें तो हाईएस्ट जो है वो कर्नाटका में है, फॉलोड बाय असम एंड केरला। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या कंजर्वेशन के लिए स्टेप ले रहे हैं, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, जो 1992 में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा हम लोग एक माइक नाम का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हमने देखा था हमारे इंडिया से 10 जो एलिफेंट रिजर्व है वो इसके अंदर लिस्टेड है। तो माइक का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द एलिफेंट्स। और अभी जो रिसेंटली एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर हुआ है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़। तो अभी जो काजीरंगा नेशनल पार्क और जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इन्वेजिव जो प्लांट स्पीशीज़ है उसकी वजह से जो नेचुरल फ्लोरा है उसको काफ़ी थ्रेट हो रहा है। और कुछ क्या है, वहाँ की जो कंजर्वेशन की जो टीम है उन लोगों ने हाईलाइट किया है कि ये सर्टेन इन्वेजिव प्लांट है जिन्हें हटाना पड़ेगा। तो आगे जाने से पहले कौन कौन से वो इन्वेजिव स्पीशीज़ है, थोड़ा हम काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो असम में ये पड़ता है, एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द एज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। जो ईस्टर्न हिमालय है वहाँ पे ये पड़ता है, और जो असम का गोलाघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये लाई करता है। ब्रह्मपुत्र इसके नॉर्थ पे है, और कार्बी एंगलोंग हिल्स जो इसके साउथ पे है। कार्बी एंगलोंग आपने सुना भी होगा, वन ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है असम के अंदर। इसके अलावा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और टाइगर रिजर्व भी है। सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन यहीं पे लोकेटेड है। रिवर्स की बात करें तो ब्रह्मपुत्र आपने लोगों ने देख ही लिया, डिप्लू है, मोरा डिप्लू एंड मोरा धानचरी रिवर इस नेशनल पार्क के आसपास से गुजरती है। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडली फॉरेस्ट है, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि रेनफॉल अच्छा खासा होता है, प्लस रिवर्स भी अच्छी है। अब स्पीशीज़ की बात करें, ग्रेट इंडियन जो राइनोसोरस है वन हॉर्न, वो भी यहाँ पे मिलता है, टाइगर मिलता है, लेपर्ड मिलता है, एलिफेंट मिलता है। तो इन सब का IUCN स्टेटस पता ही होगा। लेपर्ड हम लोगों ने शायद पहले डिस्कस नहीं किया, तो ये वल्नरेबल है। इसके अलावा कुम्बी, इंडियन गूसबेरी, कॉटन ट्री, एलिफेंट एप्पल एक्सेट्रा, ये कुछ ट्री स्पीसीज है जो यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से आप समझ सकते हैं, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएं तो कौन कौन से नेशनल पार्क हमें असम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है मानस, फिर आता है ओरांग, फिर आता है नमेरी, फिर आता है
काजीरंगा और सबसे ईस्ट मोस्ट असम के अंदर है डिब्रू साइखोवा। ये पता होना चाहिए क्या इनका अरेंजमेंट है। कई बार सिंपल क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है ये सर्टेन नेशनल पार्क्स हैं, इसको वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, या कई बार सिंपली आपसे कैरेक्टरिस्टिक दे देगा कि लेट्स से ये कोई रिवर है जो यहाँ से पास करती है, कोई माउंटेन रेंज है यहाँ पे, या यहाँ पे कोई फ्लैगशिप स्पीसीज मिलता है। ऐसे करके दो तीन स्टेटमेंट डाल के आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस नेशनल पार्क के बारे में है। तो इस टाइप से दो कैटेगरी ऑफ सवाल जो है वो बन सकते हैं इस पार्ट से। विद दैट लेट्स कम बैक टू द इन्वेजिव स्पीशीज पार्ट। तो कुछ आइडेंटिफाई किए गए थे इन्वेजिव स्पीशीज, तो यहाँ पे स्पीशीज नेम लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, बिकॉज याद रहना थोड़ा सा या याद करना इसको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट एक दो बार अगर आप पढ़ोगे तो अगर आपको ये ऑप्शन में दिखता है तो आई थिंक ईजिली आप थोड़ा सा फिगर आउट कर पाओगे कि ये इन्वेजिव स्पीशीज़ की टाइप है कि नहीं है। तो जैसे है बॉम्बैक्स सिबा, क्रेटिवा मैग्ना, ट्रिविया न्यूडिफलोरा, लेगिस्ट्रोमिया स्पेसियोस, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टाइप्स हैं, तो देख लेना। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल बिकॉज ये और भी बहुत सारी हैं, बट कुछ फेमस है इन्वेजिव स्पीशीज़ जो हम लोगों ने शंकर वगैरह में कई बार पढ़ी होंगी। जैसे कि पैरथेनियम है, तो ये एक ग्रास की वैरायटी है जो इंडिया के अंदर हम लोगों ने इंपोर्ट करे थे वीट्स फ्रॉम यूएसए। जब इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी का एक क्राइसिस था तब हम बाहर से इंपोर्ट करते थे वीट। आज तो हम इंपोर्ट करते हैं, बट तब हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो जो वीट के साथ है ये पार्थेनियम ग्रास भी आ गई थी, कॉमनली कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा लेंटाना है जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए, कहाँ से, साउथ अमेरिका से, और उसके बाद ये बहुत तेज़ी से फैला, ठीक है। तो ये कुछ फेमस है। इसके अलावा कुछ और भी इन्वेजिव स्पीशीज़ है जो न्यूज़ में रहती है। तो पहला है विलायती कीकर। तो कीकर जो है ये मोस्टली जो एरिड रीजन है यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और कीकर मतलब थोड़ा कांटेदार होता है, और विलायती मतलब फॉरेन। तो बाहर से आया हुआ कीकर था, इसलिए ये विलायती कीकर नाम दिया गया। स्पीशीज़ का नाम है प्रोसिफेस जूलिफेरा। तो इंडिया में ये इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। रीज़न ये था कि हम जो ब्रिटिशर्स थे वो चाह रहे थे कि हमें कुछ फ्यूल वुड मिल जाए। ये लकड़ी मतलब ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, तो इससे बहुत सारी फ्यूल वुड मिल जाती है। प्लस जो डिग्रेडेड लैंड है उसको हम रिकवर कर सकते हैं ये विलायती कीकर लगा के। अब जब सोचा गया था तब तो सोचा था कि ये अच्छा काम करेगा, लेकिन बाद में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करा, और इसके बहुत सारे इल इफेक्ट्स थे। जैसे ये जो वाटर टेबल है उसका डिप्लीशन कर देता है, पानी बहुत तेज़ी से सोखता है। बाकी जो नेटिव स्पीशीज़ है उनके साथ compete करता है, यानी उनको सप्रेस करता है। नेक्स्ट अमेरिकन बुल फ्रॉग और ब्राउन ट्री स्नेक। तो बस इतना ही याद रखने लायक है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है। ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ है, बाहर से आए हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है स्टेना स्पेक्टैबुलस। तो ये एक इन्वेजिव स्पीशी है जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु के अंदर है, उसके अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये दिखने में थोड़ा ऑर्नामेंटल मतलब दिखने में अच्छा लगता है, और इसीलिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए ऑर्नामेंटल स्पीशीज़। साथ ही साथ ये फायरवुड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, तो ऑटोमेटिकली जो फायरवुड है वो भी तेज़ी से मिलेगी। तो ये आया था साउथ और सेंट्रल अमेरिका से इंडिया के अंदर, एंड अभी ये जो है लोकल बायोडाइवर्सिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट देखते हैं रेड ईयर्ड स्लाइडेड टर्टल। तो ये जो है यूएस या मेक्सिको का एक नेटिव स्पीशीज़ था, टर्टल का ही स्पीशीज़ है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है, लेकिन इंडिया में आने के बाद जो हमारे नेटिव फ्रेश वाटर टर्टल है उनके लिए एक थ्रेट बन रहा है। तो दीज आर ऑल द इन्वेजिव स्पीशीज दैट यू शुड नो अबाउट। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, इको सेंसिटिव जोन्स। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया जितने भी इंडिया के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, चाहे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो, नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, सबके अराउंड मैंडेटरली 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन बनाना ज़रूरी है। और ये इको सेंसिटिव जोन जो है ये जो डिमार्केटेड बाउंड्री होती है वहाँ से शुरू होगा ये 1 किलोमीटर का जो जोन है। अब ये जो जजमेंट है ये दिया गया है अंडर टीएन गोदावर्मन केस। तो ये टीएन गोदावर्मन एक बहुत ही फेमस केस है 1995 का, और जिसे हम पॉपुलरली फॉरेस्ट केस ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसी केस के अंडर या इसी जजमेंट के अंदर ये डायरेक्शंस दिए गए हैं, और फॉरेस्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केस था। तो ये अप्लाई कहाँ कहाँ होगा इको सेंसिटिव जोन वाला ये जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये जितने भी स्टेट्स और यूटी हैं जहाँ पे कोई मिनिमम इको सेंसिटिव जोन का कोई क्राइटेरिया अभी तक नहीं बना हुआ है वहाँ ये अप्लाई होगा। जिनके पास ऑलरेडी बना हुआ है वहाँ तो अप्लाई होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कई एरियाज़ के अंदर ये जो इको सेंसिटिव जोन है ये 10 किलोमीटर तक का भी रीजन है, ठीक है। तो ऐसे स्टेट जिन्होंने ऑलरेडी बियॉन्ड बना रखा है उनका तो चलता रहेगा, लेकिन जिन्होंने अभी कोई क्राइटेरिया इस टाइप का नहीं बनाया वहाँ पे ये लागू होगा। तब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो पहला एक कोई नया परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते जो इको सेंसिटिव जोन होगा।
नेक्स्ट, कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं कंडक्ट कर सकते यहाँ पे, वो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगी। नेक्स्ट, जो ऑलरेडी एक्टिविटी हो रही हैं विच आर नॉट प्रोहिबिटेड, ठीक है, तो अगर वो इस एरिया के अंदर ऑलरेडी हो रही थी इको सेंसिटिव जोन के अंदर, तो दे कैन कंटिन्यू प्रोवाइडेड उन्होंने परमिशन उसके लिए ले ली है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैच है यहाँ पे, ऑलरेडी ऐसी कोई एक्टिविटी जो प्रोहिबिटेड नहीं है वो चल सकती है, लेकिन उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, जो हर स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर होते हैं, तो वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे अबाउट द स्टेटस ऑफ द इको सेंसिटिव जोन, और ये सबमिट किसको करेंगे, ये करेंगे सुप्रीम कोर्ट को विद इन द 3 मंथ्स। तो ये थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से चीज़ें थी जो हमें पता होना चाहिए। अगर हम इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में बात करें तो जनरली इनको इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ये जो एरिया है इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है, और जो प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड ऐसा एरिया है उसको हमें इंश्योर करना पड़ता है कि वो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम इंक्रोचमेंट, या वहाँ पे कोई पॉल्यूटिंग या ऐसी कोई कमर्शियल एक्टिविटी ना हो जिससे जो वाइल्ड लाइफ है उसको हार्म हो। तो ये इको सेंसिटिव जोन होता है, ये हम डिक्लेयर करते हैं अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। याद रखना, बाकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम लोगों ने देखी या फिर जो नेशनल पार्क हम लोगों ने देखे वो सब WPA एक्ट के अंदर थे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर थे। बट इको सेंसिटिव जोन जो है ये EPA एक्ट के अंदर होगा, तो दोनों में डिफरेंस है, ये क्लियर रखना। नेक्स्ट, नोटिफाई कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है अंडर सेक्शन 3 ऑफ EPA एक्ट 1986। तो एम यही होता है इको सेंसिटिव जोन का कि हम लोग शॉक एब्जॉर्बर्स बनाएं फॉर द प्रोटेक्टेड एरिया, और ये एक ट्रांजिशन की तरह काम करेगा फ्रॉम हाई प्रोटेक्शन टू एरियाज ऑफ लो प्रोटेक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाहर जो एरियाज हैं वहाँ पे तो फिर एक्टिविटीज़ हो ही सकती हैं। अब कैसे प्रोसीजर क्या होता है, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं इको सेंसिटिव जोन को, तो देखो पहले 3 स्टेप्स हम लार्जली बोल सकते हैं। पहले एक लिस्ट बनती है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हम अलाउ कर सकते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट, एक कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और इस कमेटी के अंदर मेंबर्स कौन कौन होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, एक इकोलॉजिस्ट होता है, लोकल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू ऑफिशियल हो गया वो होता है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से भी इसमें मेंबर्स होते हैं। फाइनली ये जो कमेटी होती है ये डिसाइड करते हैं निटिग्रिटीज़ के ऊपर, और वो जो मास्टर प्लान एक बनाकर इको सेंसिटिव जोन का वो भेजती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो फाइनल उसके ऊपर प्रोसेसिंग और नोटिफिकेशन करता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है वेस्टर्न घाट्स के ऊपर। तो वेस्टर्न घाट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक PIL को क्वैश किया था, जो गदगिल और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट को चैलेंज करा था। तो वो PIL हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये गदगिल और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट किस बारे में थी। अगर आपने शंकर IAS पढ़ी है तो यू मस्ट डेफिनेटली बी नोइंग अबाउट दिस। ये जो गदगिल और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो थी ये बेसिकली वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन के ऊपर थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गदगिल रिपोर्ट थी वो आई थी, उसके बाद फॉलोअप था कस्तूरी रंगन। अब ये क्यों एक फॉलोअप रिपोर्ट आई उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो गदगिल रिपोर्ट पहले थी, और इसको ये इसलिए बनाया गया था कि जो वेस्टर्न घाट के अंदर हम लोग जो नेचुरल डिजास्टर होते हुए देख रहे हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है। तो गदगिल रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन थी काफ़ी हार्श थी, मतलब डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत हार्श थी, लेकिन इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी। तो पहली जैसे इसमें रिकमेंडेशन देख सकते हो, इन्होंने बोला था वेस्टर्न घाट का जो 64% रीजन है उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर करो, और उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं जो जिससे डिग्रेड हो सकता है एनवायरनमेंट उनको प्रोहिबिट करो। ऑलराइट, तो इन्होंने बेसिकली कुछ ग्रेडेशन कर दिए थे एरियाज़ के, जैसे रेड ऑरेंज ग्रीन कैटेगराइज कर दिया था बेस्ड ऑन कि कितना पॉल्यूटिंग इफेक्ट होगा अगर कोई इंडस्ट्री वहाँ पे होती है तो क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत हार्श थी कि 64% एरिया के अंदर ये लोग बोल रहे थे कि आप यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, कमर्शियल एक्टिविटी लाइक माइनिंग, क्वेरिंग, तो इस वजह से बहुत हार्श थी, और जो इंडस्ट्री वाले लोग थे वो इसके अगेंस्ट थे। तो थोड़ा सा फॉलोअप इसका कस्तूरी रंगन कमेटी के अंडर हुआ। गवर्नमेंट भी चाहती थी कि डेवलपमेंट एक्टिविटी एकदम स्टॉप ना हो जाए, तो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आया, ये उसका थोड़ा मॉडरेटेड फॉर्म था गदगिल रिपोर्ट का ही। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि 37% जो एरिया है वेस्टर्न घाट का उसे डिक्लेयर करो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, और इन्होंने जो ग्रेडेशन रिकमेंड किया गया था गदगिल कमीशन के द्वारा उसी को यूज़ किया इन लोगों ने, जो रेड ऑरेंज ग्रीन का कैटेगराइजेशन था। Further, it also recommended blanket ban on mining, quarrying, and setting up of red category industry and thermal power projects in the Western Ghat region. बाद में केरला गवर्नमेंट, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स का एक बहुत सिग्निफिकेंट एरिया जो है केरला के अंदर पड़ता है, तो केरला गवर्नमेंट ने अपनी एक और रिपोर्ट निकाली थी, ओमन ओमन
करके एक ये रिपोर्ट थी, ओमन वी ओमन। तो इसके अंदर रिकमेंडेशन दिया गया था कि जो प्लांटेशन और इनहेबिटेड एरिया है उनको बाहर रखा जाए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया से। सो ये पता होना चाहिए। 3 रिपोर्ट थी, वेस्टर्न घाट से लिमिटेड थी, जिसमें से कस्तूरी रंगन और गदगल जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज।